बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, एक अहम खबर आपसे शेयर करनी है और ख़बर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंतहाई खुफिया तरीके से ये इत्तलाआत आ रही हैं। अभी तक ना ही इसके बारे में पार्लिमान को पता है, ना ही कैबिनेट में ये मामला ज़ेर बहस आया है और ना ही अदरवाइज़ किसी फोरम पर डिस्कस किया गया है। लेकिन अब ये सीना बसीना ये खबर फैलती जा रही है और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और कुछ गैर मुल्की अखबार जो हैं, गैर मुल्की ज़राए अबलाग, वहाँ से ये खबर जनरेट हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है सरकारी सच और सरकारी झूठ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है और बाकी सेंसरशिप आयद करने के बाद भी प्राइवेट टीवी चैनल्स हर तरह की पाबंदियां लगाने के बाद भी कोई ना कोई खबर बरामद हो जाती है। और दो खबरें हैं आपके साथ आपस में ये जुड़ी हुई हैं क्योंकि पस पर्दा कुछ हो रहा है, पस मंजर में कुछ हो रहा है और इसीलिए ये एक महज इत्तफाक है या एक तरफ हमारा ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो दी जा रही है और कल जैसा कि आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर साहब एक बार फिर सोशल मीडिया को उन्होंने मुरद इल्ज़ाम ठहराया कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दिन में कल उन्होंने ये खबर दी और रात को एक और खबर आ गई। वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि रात को शाम को, कल दिन में आर्मी चीफ सोशल मीडिया पे और बरसे थे और दूसरी जानिब अभी तक किसी भी अदालत में कोई बात अभी तक नहीं बताई जा सकी कि हमने ट्विटर पे बैन क्यों किया है। और बाहर से प्रेशर बहुत आ रहा है, आलमी फोरम्स पे बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें वो सब का सब प्रेशर बढ़ा रही हैं कि पाकिस्तान में हालत काफ़ी मखदूश है और मीडिया का तो सत्यानाश हो चुका है और मीडिया बज़ाहिर टीवी चैनल्स पे आके बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन वो जब भी अपने गैर मुल्की सफारतकारों से उनकी मुलाकातें होती हैं, हमारे एंकर्स की और एडिटर्स की और ओनर्स की, वो बताते हैं कि उन पे कितनी ज़्यादा कदगनें लगाई गई हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो इसलिए हर चीज़ उनके इल्म में आ चुकी है और इसी तरीके से फिर ये जो सफारत खाने हैं वो आगे इन्फॉर्म करते हैं अपने अपने मुल्कों को और इसी तरीके से जो इंसानी हकूक की तंजीमें और जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो काम कर रही हैं वो भी फिर बाहर अपने अपने मुल्कों को आगाह करती हैं, अपने अपने हेड ऑफिस को बताती हैं और वो एक रिपोर्ट शाया करते हैं। तो सिचुएशन ये है इस वक्त कि कल सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया हम इसको छोड़ेंगे नहीं और ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो शाम को एक और खबर आ गई और वो खबर थी कि सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल में कट लगने से पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये खबर तमाम टीवी चैनल्स में एक ही तरह की ये खबर रिलीज हुई और एक ही तरह का बीपर तमाम टीवी चैनल्स पे हुआ और एक ही वक्त में हुआ और ऐसे ये महज इत्तफाक था या तमाम रिपोर्टर्स ने हो सकता है बैठ के मिलके खबर आपस में डिस्कस की हो और ये इस तरीके से। और उन्होंने कहा कि जी सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप में मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल को साउथ ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट यूरोप केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगे हैं और ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल पर 5 कट लग गए हैं जिसकी वजह से मुल्क में इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। और पीटीआई के जराए से यह खबर चली कि फाइबर ऑप्टिकल केबल को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा 1 महीना लगेगा। अब 1 महीना क्यों लगेगा, ये है असल चीज। ऑप्टिकल फाइबर केबल कटने से मशरकी सिमत से आने वाली इंटरनेट सर्विस मुतासर होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में पीटीसीएल और ट्रांस वर्ल्ड की मशरकी सिमत से आने वाला ट्रैफिक मुतासर होगा। पाकिस्तानी सार्फिन को शाम के वक्त में इंटरनेट ब्राउजर और सर्च करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये खबर जनाब चली और मशरकी सिमत से आने वाली इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादल जराए पर शिफ्ट किया गया है या कर दिया गया है या किया जा रहा है। इसी तरीके से अब एक और, ये मैंने एक टीवी की खबर दी है, अब दूसरे टीवी की खबर मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि मैंने बीपर्स सुने सबके और उसके बाद दूसरा टीवी भी वही एज इट इज वही खबर दे रहा है कि सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल कट गई, साउथ ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट यूरोप केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगे,
फाइबर ऑप्टिकल फाइबर सब मेरीन केबल पर 5 कट लग गए। फाइबर ऑप्टिकल केबल को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। ये अब तमाम रिपोर्टर्स के बीपर्स जो हैं वो एक ही थे और एक ही तरह की, यानी कि लिखी हुई एक ही खबर आई है कहीं से, और वही खबर आगे तमाम रिपोर्टर्स ने बीपर्स करवा दी और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे हर जगह पे चली। पाकिस्तानी सार्फिन को शाम के वक्त इंटरनेट ब्राउज करने में मुश्किलात का सामना रहेगा। मशरकी सिंध से आने वाली ट्रैफिक 10% से भी कम है और मुतबादल जराए पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक खबर है जी। उसके बाद आते हैं, क्योंकि मई, ये महीना है मई का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अप्रैल के 15 दिन आखिरी और मई का पूरा महीना, यानी कि 6 हफ्ते बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 हफ्ते हैं ये असल में है इंपॉर्टेंट। इन 6 हफ्तों में पाकिस्तान की दाखिली सियासत में बहुत कुछ होना है, दाखिली सियासत में, और हमारी जो मिलिट्री साइड है उसमें भी बड़ी रीशफलिंग होनी है। बड़ी रीशफलिंग की कोशिश की जाएगी मई के महीने में। बड़े बड़े पोस्टिंग ट्रांसफर्स होनी है। तो एक बात इसको जहन में रखिएगा। और ये भी खबर जो है ये महज इत्तफाक हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह रहा, हम कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे, लेकिन ये इत्तफाक हो सकता है, महज इत्तफाक हो सकता है कि इंटरनेट जो है उसको स्लो, क्योंकि इससे ये होगा कि इंटरनेट स्लो हो जाएगा, ट्रैफिक मुतासर होगी, और बाकी भी जो कम्युनिकेशन के जराए ब्लाग हैं वो कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो भी मुतासर होंगे, क्योंकि हमने एक्स को तो ट्विटर को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब रहता है डिजिटल मीडिया, उसमें फेसबुक है, उसमें आपका इंस्टाग्राम है, उसमें आपका यूट्यूब है, वो सारे के सारे उसको भी ज़रा गो स्लो पे लेके जाना है, उसकी भी स्लो डाउन करना है। तो उस वहाँ से भी खबरों का सोर्स जो है वो दूसरा बड़ा सोर्स वो है। तो इसलिए जो बाकी टेलीविजन चैनल्स हैं वो सारे आपको मालूम है 7 से 12 बजे तक तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो मैक्सिमम कंट्रोल हो चुके हैं, और मोर देन 99%। कोई एक आध जुमला इधर उधर निकल जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी 5-5, 6-6 मेहमान जो हैं वो भेजे जाते हैं। 2, 4, 6 मेहमान तो नॉर्मल सी बात है, पहले तो 2 मेहमान होते थे, अब 6-6 मेहमान भी आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हुई हैं कि ताकि कोई नैरेटिव ना बनने पाए और लोगों को कोई एक तो तसलसल के साथ कोई चीज ना पहुंचे। तो ये भी एक है। अब आते हैं, और मई में दूसरा काम क्या होना है। मई में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने, बल्कि 6 जमातों की अपोजिशन ने एक नया काम शुरू कर दिया, और उन्होंने कल जुमा पहला दिन था और उन्होंने एक तहरीक का आगाज कर दिया है। और आइंदा जो है एक मई के 12 मई से पहले पहले 2 बड़े जलसे हैं, 10 मई को और 5 मई को, एक कराची में और एक फैसलाबाद में। और कल की जो तकरीरें हमने सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो काफ़ी एग्रेसिव थी, और उसमें दफ़ा 144 और ये पॉलिश कर दी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब शायद उस तरीके से ना हो, क्योंकि या तो मिलिट्री लीडरशिप को बराह रास्त आना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे वो केयर टेकर सेटअप में आते थे, तो वो तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अब चूंकि जाहिर है सामने आएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें, फिर पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसको देखना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आती है तो पीटीआई की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि जनाब ये यहाँ पे ये शरारतें हो रही हैं और बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। उधर 6 जजेस का खत भी ज़हन में रखिएगा कि अदलिया भी अब ज़रा थोड़ा सा सर उठा रही है, जो कि काजी फाइज साहब अभी तक मुकम्मल तौर पे स्टैब्लिशमेंट के गोद में बैठे हैं, और वो बिल्कुल उधर से पिंडी वाली साइड से कोई चीज़ गर्म हवा जो है वो तत्ती हवा भी उधर नहीं आने देते। तो ये चीज़ें हैं। अब एक और ख़बर भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तहरीक जो है वो भी मई में उसने जोर पकड़ना है, और मई में ही उसके ज़रा कोशिश उनकी है। तो मई बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। एक और खबर भी है, और वो खबर है खास तौर पे कि फौजी अड्डों के हवाले से उमर अयूब लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा जी हमें मालूमात मिली हैं कि फौजी अड्डे दिए जा रहे हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि किसको अड्डे दिए जा रहे हैं। वजीर दिफा साहब आएँ और आके बताएं, तस्दीक करें या तरदीद करें, ये मामला संजीदा है और इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि वजीर दिफा हों, वजीर खारजा हों, वजीर दाखिला हों, तो ये तो दस्तयाब नहीं है, और कौमी असम्बली में भी
اب احتجاج ہوتا ہے، ایون سرکاری حکمران جماعت کے ارکان جو ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، وہ اب سب سے زیادہ تنقید ایم کیو ایم، تینوں جماعتیں جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو رگڑ رہی ہوتی ہیں، رگڑے لگا رہی ہوتی ہیں ان کو، پیپلز پارٹی والے بھی، مسلم لیگ نون والے بھی اور ایم کیو ایم والے بھی، اور اپوزیشن تو بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں گے قومی اسمبلی میں محسن نقوی صاحب، تو ہم ان کا سواگت کریں گے۔ تو وہ تو ایک ہے۔ اب یہ جو فوجی اڈے والا معاملہ ہے، یہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چیزیں وہیں کی وہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے، باقی ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کل فوجی اڈوں کے حوالے سے بطور جماعت بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی اطلاعات ہیں کہ فوجی اڈے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کٹ پتلی جعلی وزیر اعظم سے فوری طور پر معاملے کی حقیقت قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر امریکہ کو ہوائی اڈوں کی فراہمی کی مبینہ اطلاعات نہایت تشویشناک، قومی مفادات سے متصادم اور حکومت سے فوری جواب طلبی کی متقاضی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ رجیم چینج سازش اور عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے مذموم منصوبوں کے محرکات قوم پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے کے نتیجے میں قائم کردہ غاصب سرکار خارجہ اور قومی سلامتی سے جڑے حساس معاملات میں قومی امنگوں سے یکسر متصادم روش کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پہ معاملات طے کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اس حوالے سے یہ غاصب حکومت کی پالیسی نہایت غیر شفاف، شکوک و شبہات سے بھرپور اور قومی مفادات کی شرمناک سودے بازی پر مبنی ہے۔ خفیہ وفود جا رہے ہیں اسرائیل، اور کوئی نہیں پتا، پاکستان کے پارلیمان کو نہیں پتا، کابینہ کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور خاموشی سے مجرمانہ طریقے سے خارجہ پالیسی پہ سودے بازی کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غاصب سرکار کو پاکستان کو کسی نئے بیرونی تنازع، خصوصاً مسلم ہمسایہ ممالک کے خلاف عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کا ایندھن بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ غاصب سرکار خصوصاً امریکہ کو اڈوں کی فراہمی کے حوالے سے حقائق قوم کے سامنے رکھے اور بتائے کہ ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے، اور عالمی طاقتوں کو فراہم کی جانے والی اس نئی سہولت کے اسباب و محرکات کیا ہیں، اور اس باب میں تہ پانے والے سمجھوتے کی نوعیت کیا ہے۔ قومی مفادات کی سودے بازی پاکستان کو کسی نئے علاقائی تنازع یا بیرونی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھانے کی کوئی کوشش قوم قبول کرے گی، نہ تحریک انصاف اس کی اجازت دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں بھی اس معاملے کو اٹھائے گی اور غاصب سرکار سے جواب مانگا جائے گا۔ یہ ہے معاملاتی، یہ ہے صورتحال۔ تو 3-4 خبریں آپس میں، ان کا بظاہر لنک نظر نہیں آ رہا، لیکن لنک بنتا ہے اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے جی، جہاں سے شروع ہوا تھا، رجیم چینج سے شروع ہوا تھا، رجیم چینج پہ ہی ابھی تک چل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی پہ کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ، فوجی اڈوں کے بارے میں کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ۔ تو ایبسولوٹ ناٹ کا جو جھگڑا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اب یہ سب کے سب ایبسولوٹ یس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جعلی نظام حکومت کو اور مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو انہوں نے ایک سیٹ اپ اپنا بنایا ہوا ہے فیک، اس کو جواز بخشنا ہے، اور اس کو جواز بخشنے کے لیے نہ جانے کون کون سے کمپرومائزز کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔